नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट वीडियो में मेरी। और लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ ऑपरेटर ओवरलोडिंग डिस्कस किया था। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो आपका C++ में ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बाद होता है वो होता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस बेसिकली क्या कंसेप्ट है? इनहेरिटेंस का अगर मैं एक लाइन में अगर आपको मीनिंग बताऊं तो इनहेरिटेंस का मतलब होता है रीयूज ऑफ एग्जिस्टिंग कोड। आपने एक कोड सपोज आज लिख दिया, उसको कैसे आपने फ्यूचर में रीयूज करना है विदाउट मॉडिफाइंग दैट कोड। अगर आप अपने एग्जिस्टिंग कोड को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो, और वो भी आप उसको बिना चेंज करे, एग्जिस्टिंग कोड को बिना चेंज करे मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो कैसे पॉसिबल है? C++ में इनहेरिटेंस के थ्रू पॉसिबल है। C में इनहेरिटेंस नहीं होता। सपोज आपने C लैंग्वेज में एक स्ट्रक्चर बना दिया, उस स्ट्रक्चर में आपने सपोज 3 या 4 वेरिएबल्स बना दिए एज ए मेंबर। अब आपको फ्यूचर में लगा कि इस स्ट्रक्चर में 2-3 मेंबर्स और होने चाहिए थे, तो फिर आप क्या करोगे? उस एग्जिस्टिंग कोड में ही चेंज करोगे। अगर आप एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में ही चेंज करोगे तो आपको जहां जहां वो स्ट्रक्चर का वेरिएबल यूज हो रहा है वहां जाके आपको सारी मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी। तो इसलिए आपका C में जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो मेंटेनेंस कॉस्ट आपकी C लैंग्वेज में हाई है। लेकिन अगर आप C++ की बात करते हैं, C++ में मेंटेनेंस कॉस्ट लो है आपकी। क्यों लो है? क्योंकि आपको ऊप्स का कंसेप्ट मिला है। ऊप्स के कंसेप्ट में हमने अभी क्या देखा? अभी देखा हमने एनकैप्सुलेशन देखा, यानी क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का कंसेप्ट देखा, पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट देखा, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग देखा। अब तीसरा कंसेप्ट क्या है आपका? इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस का मीनिंग होता है रीयूज ऑफ एग्जिस्टिंग कोड। आपने अपने एग्जिस्टिंग कोड को रीयूज कैसे करना है? विदाउट मॉडिफाइंग दैट कोड। अगर आप अपने कोड को मॉडिफाई नहीं करेंगे तो जहां जहां उस क्लास का ऑब्जेक्ट यूज हो रहा होगा आपको वहां जाके चेंजेस जाके नहीं करने पड़ेंगे। इसलिए आपकी जो एग्जिस्टिंग कोड को मॉडिफाई करना है तो वो C++ में ऊप्स के कंसेप्ट के थ्रू एफिशिएंटली होता है एज कंपेयर टू C लैंग्वेज, जो कि आपकी प्रोसीजरल बेस्ड लैंग्वेज है, जिसमें कि आपके वेरिएबल्स और फंक्शंस अलग अलग लेके चलते हैं C लैंग्वेज के अंदर। आइए अब देखते हैं एक एग्जांपल इनहेरिटेंस का। कैसे इनहेरिटेंस को हम इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे लिखते हैं। मैंने आपको एक ऑपरेटर बताया था प्लस प्लस ऑपरेटर ओवरलोडिंग में। तो मैंने आपको ऑपरेटर प्लस प्लस के 2 वर्जन्स बताए थे। एक प्रीफिक्स नोटेशन के लिए बताया था और एक पोस्टफिक्स नोटेशन के लिए बताया था। प्रीफिक्स नोटेशन के लिए विदाउट आर्गुमेंट वाला था और पोस्टफिक्स नोटेशन के लिए विद 1 इंटीजर आर्गुमेंट वाला मैंने आपको बना के बताया था। अब सेम एग्जांपल है आपका प्लस प्लस इंक्रीमेंट। अब हमने उसमें माइनस माइनस डिक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं बनाया था। तो अब मेरी रिक्वायरमेंट फ्यूचर में ऐसी आती है कि मुझे माइनस माइनस भी क्या करना है? डिक्रीमेंट ऑपरेटर बनाना है। तो एक तो ऑप्शन है कि आप अपने एग्जिस्टिंग कोड में ही मॉडिफाई करते हो। अभी तो आपकी क्लास छोटी है तो उसमें आप एग्जिस्टिंग कोड में मॉडिफाई करना चाहो तो कर सकते हो। लेकिन रियल टाइम पे जब आप प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करते हैं तो रियल टाइम पे तो आपकी क्लासेस बहुत लेंथी बनती हैं। एग्जिस्टिंग कोड आप मॉडिफाई करने बैठोगे तो आपको तो सारा प्रोजेक्ट ही मॉडिफाई करना पड़ जाएगा आपको। तो कैसे आप माइनस माइनस को इनहेरिटेंस के थ्रू ऐड करना चाहें अपनी फंक्शनलिटी के अंदर, तो कैसे ऐड करना है वो इस एग्जांपल में मैंने आपको बताया है।
यानी हम प्लस प्लस भी यूज कर पाएंगे और माइनस माइनस भी यूज कर पाएंगे। और प्लस प्लस और माइनस माइनस के मैंने दो वर्जन्स नहीं बनाए हैं, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स के लिए मैंने दो वर्जन्स नहीं बनाए हैं, मैंने एक ही वर्जन बनाया है। चाहे प्रीफिक्स नोटेशन लिखो चाहे पोस्टफिक्स नोटेशन लिखो, मैंने आपको बताया था ऑपरेटर ओवरलोडिंग में कि एक अगर आप ऑपरेटर बनाओगे तो वो भी आपका दोनों नोटेशंस के लिए चल जाएगा आपका, लेकिन आपका पोस्टफिक्स का जो इफेक्ट होता है वो नहीं इंप्लीमेंट नहीं होगा। यहां मेरा मकसद आपको प्लस प्लस ऑपरेटर प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स नोटेशन के लिए बताना नहीं है, मेरा मकसद है यहाँ पर आपको इनहेरिटेंस कैसे करनी है वो बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको मैं। तो ये मैंने एक काउंटर क्लास बनाई है, उसमें एक आई इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया है और वो भी क्या बनाया है मैंने, प्रोटेक्टेड बनाया है। अभी ये प्रोटेक्टेड मेंबर्स क्या होते हैं अभी थोड़ी देर में आपको समझ आ जाएगा। फिर मैंने पब्लिक फंक्शन बनाया है। पहला फंक्शन क्या है मेरा, कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, विदाउट आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर है। ये क्या कर रहा है, आई को 0 से इनिशियलाइज कर रहा है। फिर वन आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर है, ये क्या कर रहा है, जो x में वैल्यू आएगी वो i को असाइन करेगा। फिर मैंने ऑपरेटर प्लस प्लस बनाया है, ऑपरेटर प्लस प्लस बनाया विदाउट आर्गुमेंट वाला और रिटर्न टाइप इसका वॉइड है और प्लस प्लस i लिख दिया है मैंने इसमें सिर्फ मैंने क्या लिखा है, प्लस प्लस i लिख दिया है। फिर मेरा शो फंक्शन है, शो फंक्शन क्या करेगा, सी आउट i करेगा, i की वैल्यू को सी आउट करेगा। अब इस क्लास में मेरा माइनस माइनस ऑपरेटर मैंने नहीं बनाया, लेकिन अगर मैं बनाना चाहूँ बना सकता हूँ, लेकिन हम नहीं बनाएंगे क्योंकि मैंने आपको इनहेरिटेंस बताना है। तो मैंने क्या करा, एक नई क्लास बनाई काउंटर डाउन नाम की, काउंटर डाउन नाम की क्लास बनाई और इस क्लास को क्या इनहेरिट कर लिया। कैसे, किस सिंटैक्स से मैंने इनहेरिट किया, प्रीवियस क्लास से। कॉलन लिखना है, स्पेस देना चाहो स्पेस दे सकते हो या आप नहीं भी लिखोगे तो भी ठीक है। फिर पब्लिक आएगा, फिर स्पेस और पुरानी क्लास का नाम क्या है, काउंटर है। तो जैसे ही ये सिंटैक्स देखेगा कंपाइलर तो वो क्या करेगा, इसके पुरानी क्लास के जितने सारे मेंबर्स हैं सारे के सारे इसके अंदर इंपोर्ट हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। कहने का मतलब ये, काउंटर डाउन के अंदर काउंटर क्लास के सारे मेंबर क्या हो जाएंगे, इनहेरिट हो जाएंगे, इंपोर्ट हो जाएंगे, इनहेरिट हो जाएंगे आपके। और मैंने इसमें पब्लिक मेंबर क्या बना दिया, ऑपरेटर माइनस माइनस बना दिया विदाउट आर्गुमेंट वाला और रिटर्न टाइप वॉइड है और ये क्या करेगा, माइनस माइनस आई करेगा। और इस क्लास छोटी सी क्लास है, सिर्फ इसमें मैंने क्या बना दिया है, एक ऑपरेटर माइनस माइनस बना दिया है। अब इस काउंटर डाउन के पास वो सारे मेंबर है जो काउंटर क्लास के अंदर मैंने डिक्लेयर किए हैं और प्लस इसके पास क्या है, माइनस माइनस एक एक्स्ट्रा मेंबर और मैंने इसमें बना दिया है। तो इसमें कितने मेंबर्स बन गए टोटल, एक आई, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, ऑपरेटर प्लस प्लस, शो फंक्शन, 5 मेंबर्स तो ये प्लस 6 मेंबर ये माइनस माइनस बन गया है। अब मेरी जो काउंटर डाउन क्लास है इस क्लास को मैं कहता हूं ड्राइव्ड क्लास, और जो मेरी पुरानी क्लास है उस क्लास को मैं क्या कहता हूं, बेस क्लास। सो मेरी काउंटर क्या है, बेस क्लास है और काउंटर डाउन क्या है, मेरी ड्राइव क्लास है। ड्राइव क्लास मेरी मोर पावरफुल है एज कंपेयर टू बेस क्लास काउंटर, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर आ गया है। क्या एक्स्ट्रा फीचर आ गया है, ऑपरेटर माइनस माइनस आ गया है। फिर मैंने मेन के अंदर काउंटर डाउन के 2 ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, C1 और C2। C1 में एक वेरिएबल बनेगा i,
ऐसे C2 में भी एक वेरिएबल बनेगा I। क्यों बना? क्योंकि मेरी बेस क्लास के अंदर मैंने I वेरिएबल को डिक्लेयर कर रखा है। फिर मैंने प्लस प्लस C1 लिखा। अब C1 के साथ प्लस प्लस ऑपरेटर लिख दिया है मैंने, तो पहले वो देखेगा इस क्लास के अंदर काउंटर डाउन के अंदर बना है, नहीं बना है, तो वो बेस क्लास के अंदर चला जाएगा और प्लस प्लस कॉल कर देगा और प्लस प्लस क्या करेगा, C1 के I की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा। कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। फिर मैंने लिखा C2 प्लस प्लस, C2 के लिए भी ये वाला प्लस प्लस बेस क्लास वाला प्लस प्लस कॉल करेगा और इस C2 के I की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 1। फिर मैंने लिखा प्लस प्लस C1 की वैल्यू 1 हो गई थी, अब कितनी हो जाएगी? इंक्रीमेंट करके प्लस प्लस बेस क्लास वाला कॉल होगा और I की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। C1 डॉट शो मैंने लिखा, शो क्या करेगा? I की वैल्यू को 2 सी आउट कर देगा। फिर मैंने प्लस प्लस C1 एक बारी और लिखा, तो I की वैल्यू कितनी होगी? 2 से 3 हो जाएगी। फिर मैंने माइनस माइनस C1 लिखा। माइनस माइनस C1 क्या है मेरा? इसी ड्राइव क्लास के अंदर मैंने ऑब्जेक्ट बना रखा है, तो माइनस माइनस C1 क्या करेगा? I की वैल्यू को बाय 1 डिक्रीज कर देगा। कितनी हो जाएगी? 3 से 2 हो जाएगी। फिर मैंने लिखा C1 माइनस माइनस, फिर I की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 से C1 की I की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 से 1 हो जाएगी। फिर मैंने C1 डॉट शो लिखा। C1 डॉट शो क्या करेगा? 1 प्रिंट करेगा और C2 डॉट शो भी क्या करेगा? 1 प्रिंट करेगा। तो स्टूडेंट्स आपने क्या देखा? इसमें मैंने आपको एक ड्राइव क्लास, एक नई क्लास मैंने बनाई विदाउट मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग क्लास। एग्जिस्टिंग क्लास को बिना मॉडिफाई करे मैंने एक मेंबर और ऐड कर दिया। तो अब हम ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अगर आपने यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर बेस क्लास का बना दिया ऑब्जेक्ट, तो बेस क्लास के लिए माइनस माइनस नहीं कॉल होगा, आपके सिर्फ बेस क्लास वाले ही मेंबर क्या होंगे? कॉल होंगे आपके। अब क्योंकि मैंने ऑपरेटर माइनस माइनस में I को रेफर करना था डायरेक्टली, अब I अगर मैंने बेस क्लास के अंदर प्राइवेट बना दिया, तो ये वाली स्टेटमेंट पे क्या आएगा? एरर आ जाएगा। ये नहीं चलेगी आपकी, ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी आपकी। तो प्रोटेक्टेड मेंबर ऐसे मेंबर होते हैं जो कि बेस क्लास के अंदर भी एक्सेस हो जाएंगे, प्लस ड्राइव क्लास के अंदर भी डायरेक्टली एक्सेस हो जाएंगे, पर दोनों से बाहर, बेस और ड्राइव से बाहर कहीं पे भी जब मैं ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगा और डॉट करके प्रोटेक्टेड मेंबर को लिखूंगा, तो वहां क्या आएगा? एरर आएगा। यानी कि प्रोटेक्टेड मेंबर्स क्या होते हैं? बेस प्लस ड्राइव के अंदर एक्सेसिबल होते हैं। अगर आपको कोई बेस क्लास का मेंबर ड्राइव क्लास के अंदर आप उसको डायरेक्टली लिखना चाहते हो, तो आप लिख तब पाओगे जब आप उस मेंबर को क्या करोगे? प्रोटेक्टेड करोगे या पब्लिक करोगे। पब्लिक तो आपको पता है कहीं पे भी एक्सेस हो जाएगा, लेकिन प्रोटेक्टेड मेंबर एक ऐसा होता है जो बेस क्लास प्लस ड्राइव क्लास दोनों के अंदर रहेगा एक्सेसिबल, लेकिन दोनों से बाहर नहीं जाएगा आपका। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ आया होगा कि प्रोटेक्टेड मेंबर्स क्या होते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा, सपोज मैंने कि काउंटर डाउन का एक ऑब्जेक्ट बना दिया इस ऑपरेटर माइनस माइनस में मैंने क्या करा? काउंटर डाउन का एक ऑब्जेक्ट बना दिया C3। अगर मैं C3 डॉट I इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस I लिखूंगा, तो यहां C3 डॉट I पे क्या आएगा? एरर आएगा। सॉरी, काउंटर डाउन का नहीं, काउंटर क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया C3। काउंटर डाउन का नहीं, काउंटर क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया।
काउंटर क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया C3 और C3 डॉट आई इज इक्वल टू माइनस माइनस आई लिख दिया, डायरेक्टली तो आपका आई एक्सेस हो जाएगा, लेकिन C3 डॉट आई पे क्या आएगा, एरर आएगा, क्योंकि प्रोटेक्टेड मेंबर और डॉट ऑपरेटर से कहीं पे भी इवन ड्राइव क्लास के अंदर भी आप ड्राइव क्लास के अंदर भी एक्सेस नहीं हो पाएंगे, मेन में भी एक्सेस नहीं हो पाएंगे, ड्राइव क्लास में भी एक्सेस नहीं हो पाएंगे। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये समझना है कि आपका C3.i आपका मेंबर जो काउंटर क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने C3.i, इस पे क्या आएगा, एरर आएगा। मैंने बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया C3 और C3.i में क्या लिखा, माइनस माइनस आई लिख दिया, तो C3.i पे क्या आएगा, एरर आएगा, क्योंकि प्रोटेक्टेड मेंबर क्या होते हैं आपके डॉट ऑपरेटर से सिर्फ अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो बेस क्लास के अंदर ही, जिसके अंदर वो डिक्लेयर्ड है उसी के अंदर आप लिख सकते हो, लेकिन ड्राइव के अंदर लिखोगे तो एरर आएगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ आया होगा कि प्रोटेक्टेड मेंबर्स क्या होते हैं आपके। आइए अब देखते हैं कुछ और एग्जांपल इनहेरिटेंस के। उसमें देखते हैं इनहेरिटेंस में कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर क्या आपके, क्योंकि मैंने इस एग्जांपल में दो कंस्ट्रक्टर बनाया है, एक विदाउट आर्गुमेंट वाला, एक विद वन आर्गुमेंट वाला, और C1 और C2 के लिए बेस क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही कॉल होता है। अगर मैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पास करना चाहूं, कॉल करना चाहूं, C2 ऐसे लिखना चाहूं, तो क्या होगा आपका, तो ये आपका वर्क नहीं करेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर आपके इनहेरिट नहीं होते हैं आपके, तो ये वर्क नहीं करेगा आपका। C2 ब्रैकेट में 10 लिख दोगे तो ये वर्क नहीं करेगा आपका। तो ये आपका क्या करना पड़ेगा, आपको ड्राइव क्लास के अंदर भी क्या करने पड़ेंगे, कंस्ट्रक्टर बनाने पड़ेंगे, और आपके कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर इनहेरिट नहीं होते हैं, वो हमें स्पेशली ड्राइव क्लास के अंदर बना के उनको कॉल करना पड़ता है। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर इन ड्राइव क्लास। स्टूडेंट्स आगे एग्जांपल कराने से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको। मैंने आपको समझाया था काउंटर क्लास का, अगर यानी बेस क्लास का अगर हम ऑब्जेक्ट ऑपरेट ड्राइव क्लास के ऑपरेटर माइनस माइनस में C3 ऑब्जेक्ट बनाएंगे और C3.i लिखेंगे तो एरर आएगा। हाँ, अगर आप इसी क्लास काउंटर डाउन का अगर ऑब्जेक्ट बना देते हैं, काउंटर डाउन का ऑब्जेक्ट बना देंगे C3 और C3.i लिखेंगे, फिर कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि एक क्लास अपने प्रोटेक्टेड मेंबर विद इन द सेम क्लास तो एक्सेसिबल हो सकते हैं, अदर क्लास में दूसरी क्लास में एक्सेस नहीं हो पाएंगे प्रोटेक्टेड मेंबर ऑब्जेक्ट के थ्रू आपके। तो ये एक छोटी सी आपको चीज बतानी मैं जरूरी समझ रहा था आपको। और एक चीज है, C2 और 10 लिखेंगे तो इस पे बेस क्लास का जो वन आर्गुमेंट का सेक्टर है वो कॉल नहीं हो पाएगा, इस पे क्या आएगा, एरर आएगा। मैंने यहाँ पर पोस्टफिक्स नोटेशन भी लिखी है, प्लस प्लस के लिए माइनस माइनस के लिए। कई कंपाइलर में क्या करता है, वो एक ही ऑपरेटर जो प्लस प्लस बनाया है वो दोनों नोटेशंस के लिए कॉल कर देता है, कई कंपाइलर्स में कॉल नहीं करता है। तो अगर आप पोस्टफिक्स वाला आपके कंपाइलर के अंदर कॉल नहीं कर पा रहा है तो आप पोस्टफिक्स नोटेशन के लिए आप बना लेना, सिर्फ आपको इंटीजर पैरामीटर डमी पैरामीटर वाला ही बनाना है, जस्ट उसमें भी आपको माइनस माइनस आई माइनस माइनस से माइनस माइनस आई लिख देना, ऐसे प्लस प्लस में भी आई प्लस प्लस लिख देना, और इंटीजर पैरामीटर वाला एक डमी पैरामीटर वाला आप पोस्टफिक्स नोटेशन के लिए प्लस प्लस ऑपरेटर बना देना। आइए अब देखते हैं कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर्स इन इनहेरिटेंस। आइए स्टूडेंट आप देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल।
नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने आपको कंस्ट्रक्टर बताए हैं। कंस्ट्रक्टर्स क्योंकि आपके और डिस्ट्रक्टर्स जो होते हैं आपके इनहेरिट नहीं होते हैं। आपके कंस्ट्रक्टर को हमें बेस क्लास के जो कंस्ट्रक्टर है उनको स्पेशली कॉल करना पड़ता है हमें। तो मैंने एक बेस क्लास बनाई है ए, कैपिटल ए नाम की बेस क्लास बनाई है। इसमें दो वेरिएबल बनाया है, इंटीजर ए और बी, दो इंटीजर वेरिएबल है। फर्स्ट पब्लिक मेंबर आपका एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, ए और बी को 0 से इनिशियलाइज कर रहा है। नेक्स्ट आपका एक 2 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है, एक्स और वाई इंटीजर पैरामीटर सब कर रहा है। जो एक्स वाई में आएगा वो ए बी को असाइन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका इनपुट फंक्शन है। इनपुट फंक्शन है आपका, कोई पैरामीटर नहीं है, रिटर्न टाइप वर्ड है। ये क्या कर रहा है, सी इन ए सी इन बी कराएगा, ए और बी की वैल्यूज को इनपुट कराएगा। फिर नेक्स्ट आपका शो फंक्शन है, कोई पैरामीटर नहीं है, रिटर्न टाइप वर्ड है। ये क्या कर रहा है, सी आउट ए सी आउट बी करेगा, ए और बी की वैल्यू को सी आउट करेगा, डिस्प्ले करेगा स्क्रीन पे। फिर मैंने बी एक क्लास बनाई है। बी क्लास के अंदर मैंने क्या किया, पब्लिक ए लिखा है। तो बी मेरी ड्राइव क्लास है, ए मेरी बेस क्लास है। ए क्लास के सारे मेंबर बी क्लास में शिफ्ट हो जाएंगे, किसको छोड़ के, जो प्राइवेट है वो आपके इनहेरिट नहीं होंगे। इनहेरिट तो होंगे लेकिन एक्सेसिबल नहीं होंगे। ऐसे आपके कंस्ट्रक्टर को छोड़ के आपके इनपुट और शो इनहेरिट हो जाएंगे, लेकिन कंस्ट्रक्टर इनहेरिट नहीं होंगे आपके। तो मैंने यहाँ पे इस बी क्लास के अंदर सी और डी दो वेरिएबल्स बनाए हैं फ्लोट टाइप के। पब्लिक मेंबर मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया है बी का, और ये क्या कर रहा है, कॉलन करके ए क्लास के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, और सी और डी को क्या असाइन कर रहा है, 0 वैल्यू असाइन कर रहा है। फिर मैंने बी एक कंस्ट्रक्टर और बनाया है, इसमें 4 पैरामीटर रखे हैं, पी क्यू आर एस 4 पैरामीटर, और मैंने बेस क्लास के 2 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है और पी और क्यू पास कर दिया है। और पी क्यू इंटीजर वैल्यूज है, वो बेस क्लास के पैरामीटराइज वाले 2 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा और पी क्यू पास हो जाएगा, और सी और डी को क्या मिल जाएगा, आर और एस में जो वैल्यूज आएंगी वो सी डी को मिल जाएंगी। फिर मैंने एक इनपुट फंक्शन इसमें भी बना दिया है, ड्राइव क्लास के अंदर भी मैंने क्या बना दिया है, इनपुट फंक्शन बना दिया है। कोई पैरामीटर नहीं है, वॉइड रिटर्न टाइप है। ये क्या कर रहा है आपका, ये ए क्लास के इनपुट को कॉल करेगा, ए क्लास के इनपुट फंक्शन को कॉल करेगा, और सी और डी की वैल्यूज को सी इन कराएगा। ऐसे शो फंक्शन बनाया है। ये शो फंक्शन क्या करेगा, ए क्लास के शो फंक्शन को कॉल करेगा और सी आउट सी और डी की वैल्यू को आउटपुट करेगा आपका। यानी इनपुट और शो फंक्शन मैंने बिल्कुल सेम सिग्नेचर का मतलब है पैरामीटर लिस्ट और नाम और रिटर्न टाइप, तीनों चीजें, पैरामीटर लिस्ट, नाम और रिटर्न टाइप बिल्कुल सेम रख दिया है। जो बेस क्लास के अंदर इनपुट और शो है वही मैंने क्या कर दिए, ड्राइव के अंदर बना दिए हैं। मेन के अंदर मैंने क्या किया है, B1 एक ऑब्जेक्ट बनाया। B1 में मैं कोई पैरामीटर पास नहीं करे हैं। B1 में कितने मेंबर बनेंगे, A B C D 4 बनेंगे। A और B कहां से आएगा, बेस क्लास से आएगा, और C और D B क्लास से आएगा। A और B तो A क्लास से आएंगे, और C और D कहां से आएंगे, B क्लास से आएंगे आपके। और B1 के लिए ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ये जब कॉल होगा तो पहले बेस क्लास को कॉल करेगा, A और B को 0 असाइन हो जाएगा, A और B के 0 असाइन हो जाएगा, फिर C और D को भी क्या हो जाएगा, 0 असाइन हो जाएगा। फिर B2 ऑब्जेक्ट बनाया, 2 4 2.2 3.2 पहले P क्यू आर एस में पास होगा, फिर बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, P और Q पास कर दिया। P और Q में क्या आया, 2 और 4 आया, वो x और y में आएंगे, x और y में 2 और 4 आ जाएंगे, a और b में क्या आ जाएगा, 2 और 4 आ जाएगा। और ये a और b किसके होंगे, ये B2 के होंगे, इसमें 2 और 4 आ जाएगा।
ये कंप्लीट होने के बाद फिर सी और डी में क्या आ जाएगा, आर और एस आ जाएगा। कहने का मतलब सी में 2.2 और डी में 3.2 आ जाएगा आपका, क्योंकि B1 के पास, ऑब्जेक्ट के पास 0 0 वैल्यूज है, तो मुझे कुछ वैल्यूज इनपुट करानी है B1 के लिए, तो मैंने B1 डॉट इनपुट फंक्शन कॉल कर लिया। अब B1 ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने इनपुट फंक्शन कॉल करा है। इनपुट आपका ड्राइव के अंदर भी है, बेस क्लास के अंदर भी है। किसको कॉल करेगा, है तो दो फंक्शन आपके B1 के पास अवेलेबल। तो जब आप ड्राइव के अंदर बेस क्लास के फंक्शन को रीडिफाइन कर देते हो विद सेम सिग्नेचर, सेम सिग्नेचर का मतलब नाम, पैरामीटर लिस्ट और रिटर्न टाइप सेम है, तो वो ड्राइव क्लास के इनपुट को कॉल करेगा, बेस क्लास के इनपुट को कॉल नहीं करेगा। तो B1 इनपुट किसको कॉल करेगा, आपका ड्राइव क्लास के इनपुट को कॉल करेगा। ये क्या करेगा, ए क्लास के इनपुट को कॉल करेगा, ए क्लास के इनपुट को कॉल करेगा, तो ए और बी की वैल्यू इनपुट हो जाएंगी। ए और बी किसके हैं, ये आपके B1 के हैं। फिर सी और डी की वैल्यू इनपुट हो जाएगी आपकी, वो सी और डी किसके हैं, आपके B1 के हैं आपके। तो बी ऐसे ए बी सी डी की कोई वैल्यू इनपुट कर दी, फिर शो करके हमने B1 की वैल्यू शो करी और B2 की वैल्यू शो करी। और शो फंक्शन कौन सा कॉल करेगा B1 B2 के लिए, ड्राइव क्लास वाला कॉल करेगा, बेस क्लास वाला कॉल नहीं करेगा। इस एग्जांपल में मैंने आपको दो चीजें बताई हैं कि कंस्ट्रक्टर इनहेरिट नहीं होते हैं, उनको हमें स्पेशली कॉल करना पड़ता है। कैसे कॉल करना पड़ता है, ऐसे कॉलन करके बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर का नाम लिखना पड़ता है, कौन सा कॉल करना है, डिफॉल्ट कॉल करना है या पैरामीटराइज्ड वाला कॉल करना है, ये बताया है। और एक कंसेप्ट बताया फंक्शन ओवरराइडिंग, ओवरलोडिंग नहीं, ओवरराइडिंग, फंक्शन ओवरराइडिंग, फंक्शन ओवरराइडिंग। फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होता है आपका, फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होता है आपका, when drive class redefines a base class function with same signature, with same names, with same parameter field, with same return type, तो उसको क्या कह देते हैं, फंक्शन ओवरराइडिंग कह देते हैं उसको। फंक्शन ओवरराइडिंग हम क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि हमने बेस क्लास के अंदर तो इनपुट और शो फंक्शन बनाए रखे हैं। जैसे बेस क्लास के साथ आपके इनपुट और शो कॉल, बेस क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ इनपुट और शो कॉल होंगे, हम चाहते हैं कि ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ भी इनपुट और शो वैसे ही कॉल हो। तो जब आप सिग्नेचर सेम कर देंगे तो ड्राइव क्लास के साथ भी इनपुट और शो वैसे ही कॉल होंगे जैसे बेस क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ इनपुट और शो कॉल हो रहे हैं आपके। क्योंकि इनपुट फंक्शन और शो फंक्शन ड्राइव क्लास के अंदर बना दिया, हमें बेस क्लास का इनपुट और शो फंक्शन कॉल करना है। कैसे कॉल करना है, ए स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इनपुट, ए स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर शो। तो आपका फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होता है, ये सिंपल सा टॉपिक आपको मैंने समझा दिया। एक चीज और ध्यान रखना कि अगर सपोज मैंने ए पैरामीटराइज वाला कंस्ट्रक्टर हटा दिया तो क्या होगा, अगर मैंने ये यहां से हटा दिया और यहां से हटा दिया, ऐसे लिख दिया, तो क्या होगा, तो कंपाइलर क्या करेगा, जब आप कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं मेंशन करते हो तो डिफॉल्ट के लिए क्या कर देगा, वो कॉल राइट कर देगा। पी क्या हुआ आर एस में चार वैल्यूज तो आएंगे, लेकिन ए का कौन सा कॉल करेगा, डिफॉल्ट कॉल करेगा। और इस ए और बी में वैल्यू क्या चली जाएंगी, 0 0 चले जाएंगे। पी और क्यू में जो आई है वो नहीं जाएंगी आपकी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको पैरामीटराइज वाला कॉल करना है तो आपको पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ेगा, कॉल आपको वो लिखना पड़ेगा, अदरवाइज वो डिफॉल्ट को कॉल कर लेता है। लास्ट एग्जांपल में मैंने आपको कंस्ट्रक्टर ड्राइव के अंदर नहीं बताया था, ऑपरेटर माइनस माइनस करके जब बताया तो वो उसमें डिफॉल्ट आपका कंस्ट्रक्टर उस क्लास के लिए अंदर बन जाता है और वो डिफॉल्ट क्या करता है, बेस क्लास के डिफॉल्ट को कॉल कर देता है अपने आप। तो डिफॉल्ट आपको पता ही है कंस्ट्रक्टर बन जाता है एक क्लास के लिए। अगर आप उस क्लास के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं डिफाइन करोगे तो वो क्लास ऑपरेटर काउंटर डाउन के अंदर बन गया था और उसने डिफॉल्ट बेस क्लास के डिफॉल्ट को कॉल कर दिया था, लेकिन पैरामीटराइज वाला कॉल नहीं हो पाया क्योंकि हमने उसके अंदर पैरामीटराइज वाला कंस्ट्रक्टर नहीं बना रखा था।
तो आई होप आपको समझ आया होगा क्यों पैरामीटर वाला C2 ऑब्जेक्ट के लिए जब मैंने आपको बताया था क्यों कॉल नहीं हो पाया आपका। तो आई होप आपको स्टूडेंट समझ आ गया होगा कि कंस्ट्रक्टर्स और डिस्ट्रक्टर्स इनहेरिट नहीं होते हैं आपके, उनको हमें स्पेशली कॉल करना पड़ता है ड्राइव क्लास के अंदर से। ऐसे इसमें मैंने आपको बताया फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होती है। आइए आप देखते हैं कुछ और एग्जांपल इनहेरिटेंस के। स्टूडेंट्स एक चीज और बताना चाहूंगा, अभी जो मैंने आपको कंस्ट्रक्टर्स और डिस्ट्रक्टर्स बताया कि वो आपके इनहेरिट नहीं होते हैं, उनको स्पेशली कॉल करना पड़ता है हमें, तो आपने क्या चीज नोटिस करी, कंस्ट्रक्टर किस सीक्वेंस में चले। पहले कंपाइलर का कंट्रोल, वैसे देखो पैरामीटराइज जब हमने पैरामीटर पास करे कंपाइलर का कंट्रोल जाता तो बेस ड्राइव क्लास के कंस्ट्रक्टर के पास ही है, लेकिन कॉल कौन सा होता है, पहले बेस क्लास का कॉल होता है, फिर बेस क्लास का कॉल होने के बाद सी और डी में आर और एस वैल्यू जाती हैं आपकी। तो कंस्ट्रक्टर किस सीक्वेंस में चले, फ्रॉम बेस टू ड्राइव। पहले बेस के चलेंगे, पहले बेस वाले की स्टेटमेंट चलेंगी, फिर ड्राइव वाले की स्टेटमेंट चलेंगी। कंट्रोल तो आपका ड्राइव पे ही जाता है, लेकिन एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट की किसकी होती है, पहले बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और फिर ड्राइव क्लास के कंस्ट्रक्टर की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। लेकिन डिस्ट्रक्टर उल्टे होते हैं, पहले डिस्ट्रक्टर में क्या होगा, पहले ड्राइव क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर बेस क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। यानी पहले वो क्या करेगा, ड्राइव क्लास के डिस्ट्रक्टर की स्टेटमेंट चलाएगा, वो कंप्लीट करने के बाद बेस क्लास के डिस्ट्रक्टर की स्टेटमेंट्स चलाएगा। जैसे आप बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग कैसे बनती है, पहले बेस बनता है, फिर फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर, और जब डिस्ट्रॉय होती है तो कैसे होती है, पहले टॉप फ्लोर डिस्ट्रॉय होगा, फिर नेक्स्ट फ्लोर डिस्ट्रॉय होगा, फिर बेस डिस्ट्रॉय होगा आपका। तो कहने का मतलब जैसे आपका जो डेली लाइफ में कंसेप्ट है वैसे ही कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का एग्जीक्यूशन है। कंस्ट्रक्टर आपके बेस टू ड्राइव चलते हैं और डिस्ट्रक्टर आपके ड्राइव टू बेस चलते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो इंटरव्यू में पूछते हैं कि आपका इनहेरिटेंस में कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर किस सीक्वेंस में चलते हैं। आइए अब देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। आइए स्टूडेंट आप देखते हैं इनहेरिटेंस में एक और एग्जांपल। इस एग्जांपल में बेसिकली मैंने आपको इनहेरिटेंस तो बताया है, लेकिन अभी तक जितने भी 2-3 एग्जांपल जितने भी बताए हैं आपको, उसमें हम जब इनहेरिटेंस करते हैं, जैसे लिखा पब्लिक ए, तो हमने पब्लिक कीवर्ड लिखा था। अब पब्लिक की जगह प्राइवेट भी आ सकता है, प्रोटेक्टेड भी आ सकता है। तो अगर हम पब्लिक की जगह प्राइवेट या प्रोटेक्टेड कर देते हैं तो उससे क्या मतलब होता है वो समझना जरूरी है। तो मैंने क्लास ए के अंदर 3 मेंबर डिक्लेयर किए हैं, 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। कौन से, इंट है, प्राइवेट है, प्राइवेट कीवर्ड लिखा नहीं है, लेकिन बाय डिफॉल्ट मेंबर्स क्या होते हैं क्लास के अंदर, प्राइवेट होते हैं। ए वेरिएबल क्या मेरा प्राइवेट है, बी वेरिएबल मेरा प्रोटेक्टेड है, सी वेरिएबल मेरा पब्लिक है। मैंने वेरिएबल्स के बारे में बता रहा हूं, ऐसे फंक्शन भी प्राइवेट हो सकते हैं, प्रोटेक्टेड हो सकते हैं, पब्लिक हो सकते हैं। तो जो वेरिएबल के लिए कंसेप्ट बता रहा हूं वही आपका फंक्शंस के लिए एप्लीकेबल होगा या ऑपरेटर्स के लिए एप्लीकेबल होगा। अब क्लास ए को मैंने बी क्लास क्या कर रही है, पब्लिक ए कर रही है, पब्लिक इनहेरिटेंस कर रही है। तो क्लास ए के तीनों मेंबर इस बी के अंदर इनहेरिट होंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम ए, बी और सी वेरिएबल में से किस मेंबर को हम
बी के अंदर लिख सकते हैं और किसको नहीं लिख सकते, क्योंकि आपके वेरिएबल सारे इनहेरिट होते हैं, चाहे प्राइवेट हो, प्रोटेक्टेड हो और या पब्लिक हो, तो आपके इनहेरिट तो सारे होते हैं, लेकिन एक्सेसिबल एक टर्म आती है कि एक्सेस कौन से होंगे, कौन से वेरिएबल्स मेरे या मेंबर्स मेरे एक्सेस होंगे ड्राइव क्लास के अंदर, बी क्लास के अंदर, अगर हम पब्लिक इनहेरिटेंस। जब पब्लिक इनहेरिटेंस करते हैं उसका मतलब ये होता है जो मेरा प्रोटेक्टेड मेंबर है और जो मेरा पब्लिक मेंबर है वो भी इसमें आके क्या बनेगा, प्रोटेक्टेड, यानी बी इसमें क्या आके क्या बनेगा, प्रोटेक्टेड बनेगा और सी मेरा क्या बन जाएगा, पब्लिक बन जाएगा। ए आपका पीछे से प्राइवेट आता चला आ रहा है तो वो प्राइवेट ही रहेगा, प्राइवेट टू ए क्लास ही रहेगा, वो एक्सेसिबल नहीं जाएगा, उसका एक्सेस आगे नहीं जाएगा, सिर्फ प्रोटेक्टेड और पब्लिक मेंबर का ही एक्सेस क्या होगा, आगे वाली क्लास के अंदर जाएगा। तो मैंने इनपुट फंक्शन बनाया है पब्लिक मेंबर, इसमें मैंने ए बी सी तीनों वैल्यूज के लिए इनपुट करा है। तो कौन सी तीनों वैल्यूज इनपुट करा सकते हैं, क्या ए करा सकते हैं, क्या बी करा सकते हैं, क्या सी करा सकते हैं, क्योंकि ए तो प्राइवेट है, इनहेरिट तो हुआ है, यानी जब बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा ए बनेगा तो सही, लेकिन एक्सेसिबल नहीं होगा बी ड्राइव क्लास के अंदर, क्योंकि ए मेरा मेंबर क्या है, प्राइवेट है। तो यह वाली स्टेटमेंट हमें हटानी पड़ेगी। बी और सी में कोई एरर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बी मेरा क्या है, प्रोटेक्टेड मेंबर है और सी मेरा पब्लिक मेंबर है। एक प्रोटेक्टेड मेंबर और पब्लिक मेंबर को तो हम ड्राइव क्लास के अंदर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, एक्सेस करना चाहें तो एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली। अब सी क्लास के अंदर मैंने प्राइवेट इनहेरिटेंस कर दी। प्राइवेट इनहेरिटेंस से क्या मतलब होता है कि जो मेरा प्राइवेट मेंबर है वो तो पीछे से ही प्राइवेट है, वो तो एक्सेसिबल होगा ही नहीं ड्राइव क्लास के अंदर, लेकिन जो मेरा प्रोटेक्टेड मेंबर है और मेरा जो पब्लिक मेंबर है वो क्या बन जाएंगे, सी क्लास के अंदर आके प्राइवेट बन जाएंगे आपके। तो कहने का मतलब ये इंट बी और सी इसके अंदर आके, सी क्लास के अंदर आके क्या होंगे, प्राइवेट बन जाएंगे। और ए बी सी पे किस पे एरर आएगा, ए पे एरर आएगा, बी और सी पे एरर नहीं आएगा, क्योंकि एक क्लास अपने प्राइवेट मेंबर को तो एक्सेस कर ही सकती है आपकी। सो यहाँ बी और सी में कोई एरर नहीं आएगा। हाँ, अगर सी की एक और ड्राइव क्लास बना देंगे उसमें आपके बी और सी एक्सेसिबल नहीं होंगे आपके, तो आपका ए पे ही एरर आएगा, बी और सी पे एरर नहीं आएगा, क्योंकि बी और सी इस क्लास के अंदर आके प्राइवेट बने हैं, क्योंकि प्राइवेट इनहेरिटेंस है, तो इसलिए बी और सी पे एरर नहीं आएगा, क्योंकि एक क्लास अपने प्राइवेट मेंबर को तो एक्सेस कर ही सकती है। अगर मैं एक क्लास ई और बनाता हूं और उसको पब्लिक सी करता हूं और उसमें बी और सी को लिखूंगा तो वहां एरर आएगा, क्योंकि हम प्राइवेट, क्योंकि ए बी और सी क्या हो चुके हैं, सी के अंदर प्राइवेट हो चुके हैं, आगे वो नहीं जाएंगे आपके। तो आई होप ये आपको स्टूडेंट समझ आया होगा। फिर मैंने डी क्लास बनाई है और उसको प्रोटेक्टेडली इनहेरिट करा है ए क्लास से। प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस से क्या होता है कि जो मेरा प्रोटेक्टेड मेंबर है वो मेरा क्या रहता है, प्रोटेक्टेड ही रहता है, और मेरा जो पब्लिक मेंबर है वो भी क्या बन जाता है, प्रोटेक्टेड बन जाता है इसके अंदर। तो यानी इसके अंदर मेरा प्रोटेक्टेड के अंदर क्या आ गया, इंट बी और सी आ गया। बी और सी इस डी क्लास के अंदर क्या बन गए हैं, आपके आके प्रोटेक्टेड मेंबर बन गए हैं। यानी
बी क्या है मेरा प्रोटेक्टेड मेंबर और सी मेरा पब्लिक है, दोनों आके किस सेक्शन में इंक्लूड हो जाएंगे, प्रोटेक्टेड सेक्शन में इंक्लूड हो जाएंगे। और ए बी सी पे किस पे एरर आएगा, ए पे एरर आएगा, बी और सी पे कोई एरर नहीं आएगा आपका। तो आपने देखा होगा स्टूडेंट, पब्लिक इनहेरिटेंस से मतलब क्या होता है, जो प्रोटेक्टेड है वो प्रोटेक्टेड होगा और जो पब्लिक है वो पब्लिक होगा। प्राइवेट इनहेरिटेंस से जो प्रोटेक्टेड है और पब्लिक है वो क्या बन जाएंगे, प्राइवेट बन जाएंगे। और प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस से क्या होगा, बी और सी जो प्रोटेक्टेड है और पब्लिक है वो क्या बन जाएंगे, प्रोटेक्टेड ही बन जाएंगे आपके। आइए अब देखते हैं मेन के अंदर, अगर हम मेन के अंदर ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ए क्लास का, बी क्लास का, सी क्लास का, डी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और डॉट ऑपरेटर से एबीसी को एक्सेस करते हैं, तो कहां पे एरर आएगा और कहां एरर नहीं आएगा। तो ए क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया A1 डॉट ए पे एरर आएगा क्योंकि हम A1 डॉट ए प्राइवेट मेंबर है, ये स्टेटमेंट आपको हटानी पड़ेगी। A1 डॉट बी पे एरर आएगा, बी मेरा प्रोटेक्टेड मेंबर है, प्रोटेक्टेड मेंबर बेस क्लास के अंदर और ड्राइव क्लास के अंदर ही जाता है, उन दोनों से बाहर नहीं जाता, तो बी पे भी एरर आएगा, बी भी हटानी पड़ेगी। A1 डॉट सी मेरा पब्लिक है, सी में कोई एरर नहीं आएगा, इसमें कोई एरर नहीं आएगा, ये चलेगा आपका। अब B1 मेरा ऑब्जेक्ट है बी क्लास का, B1 डॉट ए पे एरर आएगा जब ए मेंबर बी के अंदर ही डायरेक्टली एक्सेस नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट से भी एक्सेसिबल नहीं होगा आपका। तो B1 डॉट ए पे क्या आएगा, एरर आएगा। B1 डॉट बी मेरा इसके अंदर आके क्या बना, प्रोटेक्टेड मेंबर बना और प्रोटेक्टेड मेंबर बेस और ड्राइव के अंदर ही रहता है, बाहर नहीं जाता, तो बी पे की भी क्या आएगा, एरर आएगा आपका। ऐसे B1 डॉट सी पे, B1 डॉट सी मेरा मेंबर बी क्लास के अंदर आके क्या बना है, पब्लिक बना है और एक पब्लिक मेंबर को एक्सेस किया जा सकता है, इसलिए B1 डॉट सी पे एरर नहीं आएगा आपका। ऐसे मैंने सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया C1 डॉट ए तो पीछे से प्राइवेट है, जब वो सी क्लास के अंदर एक्सेस नहीं हुआ तो ऑब्जेक्ट से कैसे एक्सेस होगा, इस पे एरर आएगा। C1 डॉट बी और सी क्या बन गए हैं, इस क्लास के अंदर आके प्राइवेट बन गए हैं और प्राइवेट मेंबर आपके बाहर नहीं जाते, तो बी पे भी एरर आएगा और सी पे भी एरर आएगा, यानी ए बी सी तीनों पे क्या आएगा, सी क्लास के ऑब्जेक्ट के प्राइवेट मेंबर पे एरर आएगा, क्योंकि तीनों मेंबर ए बी सी क्या बन गए हैं, प्राइवेट बन गए हैं। डी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया D1 डॉट ए पे एरर आएगा जब ए इसके अंदर ही एक्सेस नहीं हुआ तो ऑब्जेक्ट से भी नहीं होगा, तो ए पे एरर आएगा। बी पे बी और सी प्रोटेक्टेड बन गए हैं और प्रोटेक्टेड मेंबर क्लास से बाहर नहीं जाते हैं, तो बी और सी पे भी क्या होगा, एरर आएगा, क्योंकि प्रोटेक्टेड मेंबर बेस और ड्राइव के अंदर ही रहते हैं, उनसे बाहर नहीं जाते हैं। तो स्टूडेंट आपको समझ आया होगा कि पब्लिक इनहेरिटेंस क्या होती है, प्राइवेट इनहेरिटेंस क्या होती है या प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस क्या होती है आपकी। अगर मैं यहां से प्राइवेट कीवर्ड हटा दूंगा, सिंपल ए लिख दूंगा, तब भी ये क्या मानी जाएगी, प्राइवेट इनहेरिटेंस ही मानी जाएगी। प्राइवेट क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपका C++ में क्या होता है, हर चीज प्राइवेट ही होती है क्लासेस के अंदर, तो प्राइवेट लिखो या ना लिखो एक ही बात है इस केस में, सी क्लास के केस में आपका। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ आया होगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंसेस। आपके इनहेरिटेंसेस के टाइप्स आते हैं आपके कुछ, वो देखते हैं आगे। आइए स्टूडेंट अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंसेस। इनहेरिटेंसेस की टाइप्स होती हैं बेसिकली, C++ बेसिकली 5 तरह की इनहेरिटेंसेस सपोर्ट करती है। हर लैंग्वेज कुछ टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंसेस सपोर्ट करती है, तो C++ कितनी करती है आपकी, 5 टाइप्स की इनहेरिटेंस सपोर्ट करती है। कौन सी सपोर्ट करती है, फर्स्ट आती है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, फिर आती है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस,
फिर आती है हिरार्किकल इनहेरिटेंस, फिर आती है मल्टीपल इनहेरिटेंस, फिर आती है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ये 5 तरह की इनहेरिटेंसेस आपकी C++ सपोर्ट करती है। अगर हम इसको पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये सिंगल लेवल का है। सिंगल लेवल में सिर्फ 2 ही क्लासेस होती हैं, एक बेस क्लास, एक ड्राइव क्लास। और अब मैंने एरो ऊपर बना रखा है, हमेशा एरो ऊपर बनता है, नीचे नहीं बनता है, क्योंकि B इज ड्राइविंग A, सो एरो ऊपर बनता है आपका। फिर मल्टी लेवल में ऐसे लेवल्स इंक्रीज हो जाएंगे, B A को कर रहा है, C B को कर रहा है, फिर D C को कर रहा है। ऐसे लेवल्स जितने मर्जी, मल्टी लेवल में लेवल जितने मर्जी हो सकते हैं आपके। तो ये मल्टी लेवल है आपका। फिर ये हिरार्किकल है। हिरार्किकल में ऐसे हिरार्की बनी होती है, A बेस क्लास है, B C D ड्राइव क्लासेस है, और B की ड्राइव क्लासेस क्या है? E और F। तो ये क्या है आपकी? हिरार्किकल है आपकी। और नेक्स्ट आपकी है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि अभी तक मैंने जितने एग्जांपल आपको बताए हैं सभी में एक ही क्लास को हम इनहेरिट कर रहे हैं, लेकिन अगर हम एक क्लास एक से ज्यादा क्लासेस को इनहेरिट करना चाहे तो कर सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे A और B 2 क्लासेस है, और C क्या कर रही है? A को भी इनहेरिट कर रही है और B को भी क्या कर रही है? इनहेरिट कर रही है। तो C क्या है आपकी? मल्टीपल इनहेरिटेड क्लास है। C क्या आपकी? मल्टीपल इनहेरिटेड क्लास है। फिर आपका क्या है? हाइब्रिड है। हाइब्रिड में क्या होगा? A बेस क्लास है, B और C ड्राइव क्लासेस है, और B और C को D क्या कर रही है? ड्राइव कर रही है। D क्या कर रही है? B और C को ड्राइव कर रही है। तो D क्या बन गई? A क्लास के लिए हाइब्रिड क्लास बन गई। तो ये डायमंड शेप बन जाए तो उस केस में वो क्या होता है? आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस होता है। D इज ए हाइब्रिड क्लास और A क्लास। तो ये आपकी 5 तरह की इनहेरिटेंसेस होती हैं, सिंगल लेवल, मल्टी लेवल और हिरार्किकल। तो सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो देखने वाली है वो मल्टीपल और हाइब्रिड है। तो आइए अब देखते हैं मल्टीपल और हाइब्रिड का एक एक एग्जांपल। इसमें जब आप मल्टीपल इनहेरिटेंस करते हो, कंसेप्ट तो जो मैंने जितने बताए हैं वही रहते हैं आपके, चाहे प्राइवेट इनहेरिटेंस है, चाहे प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस है, चाहे पब्लिक इनहेरिटेंस है, चाहे आपके कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर इनहेरिट नहीं होते हैं, वो कंसेप्ट तो सारे सेम है। लेकिन एक इशू आता है, एक प्रॉब्लम आती है मल्टीपल इनहेरिटेंस में और हाइब्रिड इनहेरिटेंस में। तो वो इशू क्या आते हैं, आइए अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू। आइए स्टूडेंट अब देखते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस का एक एग्जांपल, और उसमें क्या इशू आता है वो देखते हैं। मैंने क्लास से बिल्कुल प्रीवियस एग्जांपल की तरह ही बनाई है। एक प्राइवेट मेंबर है इंट ए, एक कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ए, और शो फंक्शन है। शो फंक्शन क्या कर रहा है आपका? ए की वैल्यू को सी आउट कर रहा है आपका। फिर मैंने बी क्लास बनाई है, बी को मैंने पब्लिक ए लिखा है, बी में कोई मेंबर नहीं डिक्लेयर किया है, ए के सारे मेंबर बी में आ जाएंगे। ऐसे सी भी एक पब्लिक एक लिखा है, सी के अंदर भी क्या आ जाएंगे? ए के सारे मेंबर्स आ जाएंगे आपके। फिर मैंने डी क्लास बनाई है, डी क्लास क्या कर रही है? पब्लिक बी पब्लिक सी, बी और सी को क्या कर रहा है आपका? इनहेरिट कर रहा है। तो डी में क्या हुआ? बी के मेंबर भी आ गए और सी के मेंबर भी आ गए। बी के पास एक ए की कॉपी आई है और ऐसे सी के पास भी ए की कॉपी आई है। सो डी क्लास में क्या हुआ? ए क्लास के मेंबर्स की कॉपी डुप्लीकेट होगी, यानी ए के मेंबर्स बी से भी आ रहे हैं और सी से भी आ रहे हैं, क्योंकि बी और सी पब्लिक ए कर रही है आपकी।
तो यहाँ पे d1 डॉट शो पे क्या आएगा, एरर आएगा आपका, क्योंकि कहेगा d1 शो किसको कॉल करे, ए जो b से आया है शो फंक्शन वो कॉल करे या c से आया है शो फंक्शन वो कॉल करे। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम जब डिराइव करेंगे ए बी और सी को, जब हम डिराइव करेंगे तो वर्चुअली डिराइव करेंगे। कैसे वर्चुअली डिराइव करेंगे, वर्चुअल कीवर्ड लिख के। तो हम B और C को वर्चुअली डिराइव करेंगे। अब D में क्या होगा, A की सिंगल कॉपी जाएगी। अब डुप्लीकेट मेंबर्स आपके ए क्लास के D के अंदर नहीं होंगे। अब ये स्टेटमेंट चल जाएगी d1 डॉट शो आपका, इसमें कोई एरर नहीं आएगा आपका। तो ये एक आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस में इश्यू आता है कि अगर आप अपने B और C क्लास को वर्चुअली डिराइव नहीं करोगे तो A के डुप्लीकेट कॉपी जाती है, एक B के थ्रू जाती है और एक C के थ्रू जाती है आपकी। उस डुप्लीकेसी को रिमूव करने के लिए हमें B और C को कैसे ड्राइव करना पड़ेगा, वर्चुअली ड्राइव करना पड़ेगा। आगे D में कोई चेंज नहीं करना और आगे इस d1 डॉट शो में कोई अब एरर नहीं आएगा आपका। तो आई होप स्टूडेंट आपको इनहेरिटेंस का टॉपिक समझ आया होगा। इनहेरिटेंस क्या होती है, बेसिकली रीयूज ऑफ एग्जिस्टिंग कोड। आप अपने एग्जिस्टिंग कोड को कैसे रीयूज करना चाहते हो विदाउट मॉडिफाइंग द एग्जिस्टिंग कोड। जस्ट आप अपने एग्जिस्टिंग कोड को बिना मॉडिफाई करके आप अपने कैसे अपने नई चीजें ऐड कर पा रहे हो। तो ये आपका इनहेरिटेंस का कंसेप्ट ऊप्स के अंदर आता है, सी के अंदर नहीं होता। इसलिए सी में मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा होती है। उसमें आपका कोई भी चीज अगर हमें ऐड करनी पड़ जाए तो काफी एफर्ट लगाना पड़ता है। ऐसे आपका C++ में इनहेरिटेंस है, तो इनहेरिटेंस के थ्रू हम इजीली इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो इससे मेंटेनेंस कॉस्ट आपकी थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ आया होगा इनहेरिटेंस क्या होता है। आइए स्टूडेंट अब देखते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस में कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर किस सीक्वेंस में कॉल होंगे। अगर आप हाइब्रिड इनहेरिटेंस करते हो तो कंस्ट्रक्टर किस सीक्वेंस में कॉल होंगे, क्योंकि हाइब्रिड में हमने बी क्लास जो है वर्चुअली ड्राइव करी है ए से, और सी भी वर्चुअली ड्राइव करी है ए से, और डी क्या कर रही है, पब्लिक बी पब्लिक सी कर रही है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि आपके कंस्ट्रक्टर किस सीक्वेंस में चलेंगे। बेस क्लास कौन सी है, ए क्लास बेस क्लास है, बी और सी ए से वर्चुअली ड्राइव्ड है, और डी क्लास में एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है और शो फंक्शन है। ए क्लास में क्या है, एक प्राइवेट मेंबर है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है, शो फंक्शन है। ये सिर्फ ए के मेंबर्स हैं आपके। फिर बी वर्चुअली ड्राइव करी, पब्लिक ए करा, इसने भी एक प्राइवेट वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट बी। ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जो बी को 0 और बेस क्लास जो ए है उसके डिफॉल्ट को कॉल कर रहा है। फिर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज में दो पैरामीटर है, एक एक्स और वाई। एक्स हम ए को पास कर देंगे, वाई आपका बी को असाइन कर देंगे। शो फंक्शन क्या कर रहा है, बी की वैल्यू सी आउट कर रहा है। सी क्लास में भी एक प्राइवेट वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया इंट सी, और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, ए वाले डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है और सी को 0 असाइन कर रहा है। फिर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है इंट एक्स इंट वाई। एक्स हमने ए को पास कर दिया है, एक्स हमने ए के डिफॉल्ट पैरामीटराइज वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को पास कर दिया एक्स, और वाई हमने सी को असाइन कर दिया है। ऐसे शो फंक्शन है, शो फंक्शन क्या करेगा, सी वेरिएबल की वैल्यू को आउटपुट करेगा। फिर डी क्लास में नहीं है, पब्लिक बी पब्लिक सी। बी और सी से ड्राइव हाइब्रिड क्लास है डी आपकी। इसमें एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जो ए क्लास के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। फिर ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, एक्स वाई जेड तीन पैरामीटर्स हैं। ए को एक्स पास कर दिया, बी को वाई एक्स पास कर दिया, सी को जेड एक्स पास कर दिया।
यानी ये इम्पॉर्टेंट है कि कैसे हमने हाइब्रिड क्लास से बेस क्लास के जो ए बेस क्लास है आपकी, वो उसके मेंबर उसके कंस्ट्रक्टर्स को कैसे कॉल करना है, ऐसे कॉल करना है। क्योंकि ए क्लास की सिंगल कॉपी आ गई है डी के अंदर, तो अब आपको ए क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल किया मैंने वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, बी क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, टू पैरामीटर्स हैं वाई और एक्स, तो बी क्या करेगा, इस वाले बी को कॉल करेगा, इस वाले पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। एक्स और वाई में क्या होगा, एक्स और वाई में जो यहाँ पे वाई और एक्स आया है, एक्स और वाई लिखना है यहाँ पे, एक्स और वाई पास कर दिया, एक्स आपका ए को चला जाएगा, वाई आपका बी को चला जाएगा आपका। और ये डिफॉल्ट और बेस क्लास के वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, ए एक्स वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। ऐसे सी भी क्या कर रहा है, दो पैरामीटर सब कर रहा है, एक्स वाई, ए के वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है और आपका सी को वाई असाइन कर रहा है। अगर सपोज मैंने ये एक क्लास के कंस्ट्रक्टर के लिए कॉल हटा दी, तो मेरा जब D2 बनाऊंगा तो उसमें तीन वेरिएबल्स बनेंगे, एक A, एक B और एक C, तीन वेरिएबल्स बनेंगे और तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू क्या होगी 2, 3, 4, क्योंकि इस D2 के लिए क्या होगा, पैरामीटराइज वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा XYZ में 2, 3, 4 और B क्लास के XY पास कर दिया, 2 और 3 पास कर दिया, इसमें 2 और 4 पास कर दिया। तो क्या अब मैंने ए के लिए क्लास ए क्लास के कंस्ट्रक्टर के लिए कॉल मेंशन नहीं करी है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, क्या नहीं होगा कि बी क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है और वो ए वाले को कॉल करेगा, वो कॉल नहीं करेगा। हमें कॉल स्पेशली कहाँ मेंशन करनी पड़ेगी, यहीं पे मेंशन करनी पड़ेगी ए एक्स। अगर आपने ये सोचा है कि बी को एक्स वाई पास कर दिया तो बी पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और ए के पास एक्स चला जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि सिंगल कॉपी डायरेक्टली डी क्लास के अंदर आ चुकी है ए क्लास की। तो सो हमें फिर ये वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर ए क्लास की वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को भी स्पेशली यहाँ कॉल करना पड़ेगा। अगर कॉल नहीं करा, कॉल हटा दी, तो वो क्या करेगा, ए क्लास के डिफॉल्ट को कॉल कर लेगा, जिसमें फिर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी आपकी, 2 नहीं जा पाएगी, 2 नहीं जा पाएगी आपकी। तो इसमें आप कहोगे जब आपका यहाँ पर एक्स वाई पास करा है, ए वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल ही नहीं कर रहा, तो इसको कॉल करने की जरूरत नहीं है, नहीं इसको लिखने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप बी क्लास का या सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे और उसमें दो पैरामीटर पास करोगे, तो फिर ये आपका बेस क्लास के ए वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेगा। लेकिन हाइब्रिड क्लास के लिए हमें ए के सारे मेंबर क्या करने पड़ेंगे, कॉल करने पड़ेंगे। और शो फंक्शन क्या कर रहा है, ए बी सी तीनों के शो फंक्शन को कॉल कर रहा है आपका। ये डी क्लास का क्या है, शो फंक्शन है। मेन में मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया D1 क्या करेगा, इस डिफॉल्ट को कॉल करेगा, ए वाले डिफॉल्ट को कॉल करेगा, बी के डिफॉल्ट को कॉल करेगा, बी के डिफॉल्ट को कॉल करेगा और सी के डिफॉल्ट को कॉल करेगा आपका। अगर ये हम कॉल हटा भी देंगे तो भी आपका ए बी सी तीनों के लिए वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ए बी सी के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा आपका। तो आपको बस ये इस एग्जांपल में ये बताने की कोशिश करी है कि आपका हाइब्रिड जो क्लास होती है डी क्लास, उसमें कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होता है। कंस्ट्रक्टर आपको ए क्लास के डायरेक्टली कॉल करने पड़ेंगे, जो डी क्लास के कंस्ट्रक्टर है उसमें आपको कॉल मेंशन करनी पड़ेगी ए क्लास के लिए, नहीं तो वो क्या करेगा, डिफॉल्ट को कॉल कर लेगा। अगर आपने ए एक्स नहीं पास करा तो वो ए क्लास के डिफॉल्ट को कॉल कर लेगा और ए की वैल्यू 0 हो जाएगी, 2 सेट नहीं हो पाएगी आपकी। D1.show D2.show क्या करेगा, ये वाला शो फंक्शन कॉल करेगा, डी क्लास का शो फंक्शन को कॉल करेगा, और ये वाला शो फंक्शन क्या करेगा, ए बी सी तीनों के शो फंक्शन को कॉल कर लेगा और वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, सी आउट हो जाएगी आपकी।
तो आई होप सुन आपको ये समझ आया होगा प्रोग्राम। अगर आपको मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको मैं बिल्कुल वैसे ही करवा रहा हूँ। अगर आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेंगे तो आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में जैसे लेक्चर लिए जाते हैं, बिल्कुल मैं वैसे ही व्हाइट बोर्ड पे लेक्चर्स ले रहा हूँ और ऐसे ही समझाया जाएगा आपको। फिर भी अगर आपका कोई इशू है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपना भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।